हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम 2024 का सेट 3 पढ़ रहे हैं और आज 2024 का सेट 3 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 है। तो आज के इस पार्ट में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कल मैंने आपको जो है 6 नंबर स्टार्ट किया था, 6 का एक पार्ट बता दिया था और अगला पार्ट हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अगले पार्ट्स की ओर चलते हैं और इसको आप अच्छे से समझिए और कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिख रहा है 7 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमें था फर्स्ट पार्ट बता दिया है, तो इसका अथवा का हमें पार्ट बताना है। ठीक, तो अथवा वाले पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है ये। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। कह रहा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध बतानी है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कह रहा है किसी चालक की लंबाई 3 मीटर है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है वो दे दिया गया है। ठीक, तो तार के सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर की है। ठीक, तो चलिए कैसे सॉल्व करना है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चालक बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई चालक क्षण है। ठीक, ये हो गया चालक। इसी को हमें स्टेटमेंट में भी लिखना होगा। माना कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है, यह है। ठीक, इस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, n है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, n है। ठीक, ये इस तरह से हमें क्या करना है, चालक बना देना है और इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो जैसे इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, अनुगमन वेग से जो है गतिशील हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो सबसे पहले अब जैसे इसमें बैटरी से जोड़ा गया तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जिसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है I = क्या होता है, Q/T। ठीक, तो ये चालक में प्रवाहित धारा हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले इसको क्या करिए, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब ये चालक है तो इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो चालक में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेनी है। तो क्या लिखोगे, चालक में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो हमें इसका कुल नंबर निकाल लेना है, कितनी संख्या में है। ठीक, तो इसे हम किसे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, क्योंकि यहाँ हम स्टेटमेंट में लिख चुके हैं कि हमारे जो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, n है, तो स्मॉल n से दिखाएंगे। ठीक, तो अब चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे हैं उनकी हमें वैल्यूज निकालना है। तो n = क्या होगा, तो आपको पता है भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n, और ये इसके पूरे आयतन में है, तो चालक का आयतन, और चालक के आयतन का क्षेत्र सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल इनटू क्या हो जाए, लंबाई, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो क्या है, l, क्योंकि बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, और क्षेत्रफल हमारी क्या होती है, a। ठीक, अब हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो इसकी जब हम वैल्यूज रखेंगे
तो यहाँ पे हमारी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी n इक्वल टू एन ए वी डी इंटू टी। ठीक है, ये कहाँ से आया, अगर इसकी जानकारी लेना तो देखो हम आपको बता देते हैं। चूंकि आपको पता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, यहाँ से एल की वैल्यूज निकाली है। तो एल की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये आपकी दूरी यानी ये हो गया, तो चाल क्या होगी, अनुगमन वेग वी इक्वल टू दूरी क्या होगी एल और बटे टाइम क्या हो गया टी। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो एल की वैल्यूज हो जाएगी कितनी, वी टी इंटू क्या हो गया टी। तो देखो एन ए अपनी जगह और एल के प्लेस में हो गया वी टी इंटू टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, समीकरण 1 में आ जाए। तो समीकरण 1 से ये हो गया। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देना है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा भाई, एक क्यू के जगह पे क्यू की वैल्यूज रखेंगे। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आपको पता है, ठीक यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई, ई क्या होगी इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप रखेंगे एन ई अपॉन नीचे क्या होगी टी, ये लिखा हुआ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये हम n की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, तो इस n की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यूज रख दीजिए, क्या हो गया n और ये हो गया आपका a v d इंटू टी इंटू ई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा हमारा t, ये हो गया। ठीक, ये t से हम इस t को क्या कर देंगे कैंसिल। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा n e a v d। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया। ठीक, यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है। यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है, धारा में संबंध है। ठीक, संबंध है। तो इस तरह से हम इसका प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम आराम से सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल का पार्ट हम करेंगे। तो हम हट जाते हैं, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ आंकिक प्रश्न, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन बना लेना होता है कि हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या दिया होगा। ठीक, तो आपके क्वेश्चंस में बताया गया कि जो चालक है उसकी लंबाई जो है वो कितना है 3 मीटर है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब और क्षेत्रफल कितना है 2 × 10⁻⁻6 मीटर इसमें। ठीक, और इसमें कितने 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमें क्या क्या करना है, टाइम समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे कि आपको पता है समय इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है स्पीड। ठीक, ये हो गई। तो टाइम यानी t इक्वल टू डिस्टेंस किससे प्रेजेंट करते हो, यहाँ से स्पीड हमारी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग v। ठीक, तो हमारे पास अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो फार्मूला आया था I इक्वल टू क्या था NEAVD। ठीक, तो यहाँ से अगर हम VD की वैल्यूज फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास I अपॉन NEA। ठीक, तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा L अपॉन यहाँ पे हो जाएगा I और ये पार्ट आपका पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा NEA। ठीक, चलिए सारे मान हमारे पास है, हम सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा L की वैल्यूज कितना दिया गया 3 मीटर और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.5 × 10⁻28 और E की वैल्यूज कितनी है 1.6 × 10⁻19 होता है और क्षेत्रफल कितना दे दिया गया 2 × 10⁻6 अपॉन। ठीक, क्या लिखा है I की वैल्यूज दे दी गई है कितना 3 एम्पीयर। ठीक, तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास T
ये हो गया आपका 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 100 गुना 32 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻, तो यहाँ 19 है, यहाँ 6 है, यानी 19 में 6 ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 10⁻−25। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, नीचे कैंसिल हो चुका है, तो t इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो चलिए हम समय का बचत करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई जो है फोन से कर देते हैं, आप लोग अपने अनुसार कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आता है। तो कितना है हमारे पास 8.5, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना 3.2 से, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 27.2 इंटू 10⁻। अब हमारे पास जो पावर बचेगी वो कितना होगा, तो 28 में से -25 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 2 और 3 टाइम्स 0 ये हो गया, और पॉइंट यहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, तो इतने सेकंड लग रहा है। ठीक है ना, इतने, ये हमारा जो वैल्यूज आया है t इक्वल टू वो कितना हो गया 72700। ठीक, सेकंड। ठीक, ये किसमें आ गया सेकंड में, अगर इसको हम किसमें घंटे में कन्वर्ट करें तो सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है 3600 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक 1000। ठीक, और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 7 घंटा कुछ मिनट आ जाएगा। ठीक, तो टाइम हो गया हमारा कितना 7 घंटे 555 मिनट। ठीक है ना, 555, ठीक है ना मिनट, ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो चाहे आप सेकंड में इसकी वैल्यू दे दो चाहे घंटे में दे दो। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसमें याद रखना 7 घंटे 55 मिनट, इसको आप उसमें जो है कन्वर्ट कर लेना। ठीक, तो ये टोटल हमारी वैल्यूज आ रही है, ये 7.5 दिया गया 7 घंटे 55। ठीक है ना, तो ये आपकी वैल्यूज है, इसको मिनट में और उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं बाहर, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्ट आ रहा हो या कुछ भी होता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको किया जाए। और हाँ, अगर क्लियरिटी कम समझ में आती हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है ना, तो सारे सोल्यूशन को दूर किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो इस क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो गया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा ध्यान देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल परिमाण क्या होगा, और गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, तो इसका हमें सॉल्यूशन बतानी है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल कंडीशंस है और अच्छे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको हमें करना है। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि आपके कुछ स्क्रीन पे आ चुका है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना निम्नलिखित है। जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल F निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो सूत्र क्या होता है, F = Q v क्रॉस v। ठीक है ना, यानी किसने बताया था इस नियम को, लॉरेंज ने। ठीक है ना, F = Q v। ठीक, यह बल v और चुंबकीय क्षेत्र B के कोण थीटा पर डिपेंड करता है। बल का परिणाम निम्नलिखित हो सकता है। अगर आपका जो है वेग यानी कि जो आवेशित कण है
ठीक है ना, गतिमान कण है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर जो है मोशन कर रहा है तो उस पे लगने वाला बल जो होगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB sin थीटा। ठीक, आगे क्या कंडीशंस दे रहा है, ठीक, तो दिशा, अब दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या दिया गया है, बल की दिशा वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक, और इसे दाएं हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, अर्थात थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, तब बल का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यूज क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 180 की वैल्यूज भी 0 होती है, अतः इस सिचुएशन में हमारा बल का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि कृतिकार क्या होगा, तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृतिकार, तो इसकी वैल्यूज कैसे होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृतिकार हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि चुंबकीय बल सदैव गति की दिशा के लंबवत होती है, इसलिए चुंबकीय बल द्वारा कृतिकार जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कैसे, तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो FD cos 90, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चुंबकीय बल है ये सदैव लंबवत होती है, तो 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यूज क्या होती है, 0, इसलिए हमारा वर्क जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक, तो अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताना है और इसके बाद फिर क्या कह रहा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। ठीक, तो सबसे पहले हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को बताना है और उसके बाद फिर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हेडिंग डाल के हम इसमें लिखेंगे। ठीक, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फैराडे के नियमों का उल्लेख करना है, तो फैराडे के नियमों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम। ठीक, तो फैराडे ने कौन कौन से नियम बताए हैं इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक, तो फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम कहते हैं। तो फैराडे के अनुसार पहला नियम क्या बताया इन्होंने, जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर फ्लक्स परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना बंद हो जाएगा और यही नियम फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक, दूसरे नियम में क्या बताया था इन्होंने, तो दूसरा नियम हम देख लेते हैं। तो दूसरे नियम में क्या बता रहे हैं ये ध्यान देते हैं। तो कह रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम। तो इन्होंने क्या किया, माना किसी क्षण किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में φ1 है और t समय बाद उस फ्लक्स का मान φ2 हो जाता है, तब इसकी वैल्यूज क्या होती है, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो इसे हम किससे दिखाते हैं, डेल फाई से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी φ1, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, इसकी वैल्यूज होगी φ2, ठीक है ना। तो φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, तो टी समय बाद। अब फैराडे के द्वितीय नियम से अगर हम इसकी वैल्यूज निकालें तो क्या बताया, फ्लक्स परिवर्तन की दर उसमें जो है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक, समानुपाती का चिन्ह हटता तो एक कांस्टेंट वैल्यूज आता है के। ठीक, और जिसे हम समानुपातिक नियतांक के नाम से जानते हैं। अगर शॉर्ट में इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन, ठीक, डेल फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब E इक्वल टू माइनस
phi2 माइनस phi1 अपॉन टी, ये हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यूज़ को हम जो है वो करते हैं। तो क्या लिखा है देखो, पूरा चीज़ आपको एकदम विधिवत बताया गया। यदि अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तो समीकरण 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, जो हमने आपको बताया। तो यदि डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म वैल्यूज होता है, अर्थात डेल्टा टी को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 0 के। ठीक है ना, इसकी वैल्यूज किसके इक्वल लेते हैं, 0 के। तो क्या लिखेंगे इसको, E इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक, तो जब लिमिट वैल्यूज हटती है तो ये डेल को डी में कन्वर्ट कर देती है, यानी इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, तो अब बात यह है कि ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, तो ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब इसके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और प्रतिरोध 2 ओम है, इसमें फेरों की संख्या 500 है। यदि कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अपने अक्ष के परितः 0.25 सेकंड में 180 अंश घूम जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा की गणना कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो आपके बोर्ड पे जो है इसको बोर्ड पे ले चलते हैं और इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक, तो गिवन दैट में क्या क्या दिया है ये चीज़ हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन दैट यानी आपको त्रिज्या दे दी गई, त्रिज्या इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 × 10⁻⁻² मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है आपको चुंबकीय क्षेत्र, B की वैल्यूज भी दे दिया गया 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक, प्रतिरोध R की वैल्यूज भी दे दिया गया है 2। साथ में फेरों की संख्या भी दे दी गई है, N इक्वल टू कितना 500 फेरे हो गए। टाइम भी हमें दे दिया गया है, dt की वैल्यूज कितना दिया गया है, 0.25 सेकंड। ठीक, और साथ में हमारा एंगल जो दिया गया θ1 इक्वल टू कितना दिया है, 0 डिग्री, और θ2 की वैल्यू जो है वो कितना दे दिया गया, 180 डिग्री। ठीक, तो इतना दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल फाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे, डेल फाई की वैल्यूज, या इसको हम लिख सकते हैं डी फाई। ठीक, तो कैसे निकालना है ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम पेपर को लगा देते हैं, बोर्ड को लगा देते हैं। ठीक, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, बोर्ड आ गया है, अब हम इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो ये गिवन दैट आपको दे दिया गया है, R की वैल्यूज दिया है, B दिया है, R दिया है, N दिया है, T दिया है। ठीक, θ1 और θ2 की वैल्यूज दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d फाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो d फाई इक्वल टू, तो आपको पता है क्या वैल्यूज होती है, phi2 माइनस phi1 का कंडीशन होता है। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालें तो phi2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA cos 180 डिग्री माइनस यहाँ हो जाएगा BA cos 0 डिग्री। तो जब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो d फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यूज हो गया माइनस का BA और इसकी वैल्यूज हो जाएगी माइनस BA। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी -2 BA। तो अगर 0 से 180 डिग्री पे घुमाया जाए तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो A की वैल्यूज नहीं दिया, त्रिज्या दिया है। तो चूंकि आपको पता है A इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी हम वैल्यूज फाइंड कर देंगे, पुट कर देंगे, तो d फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 B की वैल्यूज दे दिया गया कितना, 3 × 10⁻⁵। ठीक, और एक एक प्लेस पे हमें क्या रखना है, पाई आर स्क्वायर रखना है। तो पाई की वैल्यूज तो आपको पता है 3.14 और r की प्लेस पे r की वैल्यूज रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होगा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो
d5 इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, 3 से इसको गुणा, मतलब 3 दूना 6 हो गया, और 6 से जब इसको गुणा करोगे तो 6 चौके 24 की 2 हासिल हो जाएगा, तो 6 कम 6 6 तो 8 हो जाएगा, और 7 त्रिक 18 ये हो गया, ठीक। 6 चौके 24, 6 कम 6 तो 8, और 6 त्रिक 18 ये हो गया। पॉइंट को हम बाद ये लगा दिया हमने इंटू 10 की घात। अब ये 2 0 4 में से घट जाएगा, -2 5 2 -7 होगा, ठीक। तो ये तो हमें मिल गया d5 की वैल्यूज, ठीक। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल लेना। तो हमें क्या निकालना, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं E = क्या होता है, -n, और ये होता है d5/dt, ठीक। तो E = हो जाएगा -n, n की वैल्यूज देखो यहाँ पे दे दिया गया है 500, तो यहाँ पे हम कर देंगे 500, और d5 की वैल्यूज ये यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, यहाँ माइनस साइन लगा था तो ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया कितना 18.84 गुणे 10 की घात -7, ठीक। अपन और फिर क्या है dt की वैल्यूज देखो यहाँ पे ये दिया गया है 0.25, तो यहाँ पॉइंट कैंसिल कर देते हैं ये पॉइंट से, और इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 25 से कम 25, 25 दूना क्या हो गया 50 हो गया, ठीक। तो कितना हो गया 20। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो E = कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16 1 17 हो गया, तो 1 कम 2 1 3, ठीक। और 1 0 ये हमने लिख दिया इंटू 10 की पावर -7, ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये ध्यान देते हैं, तो पॉइंट को खिसका के आगे आते हैं, तो E = हम क्या लिख सकते हैं 3.768 गुणे 10 की घात, तो कितने अंक हम आ गया है, तो 1 2 3 4 अंक आ गया है, तो 7 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -3, और इसकी वैल्यूज हो गया वोल्ट, है ना। एक आंसर हमारा ये आ चुका है, ठीक। साथ में हमें क्या निकालना है, समय। तो करंट में कितनी धारा बह रही है ये निकाल लेते हैं, तो इसके लिए फार्मूला रखेंगे I = क्या होता है E/R, ये आपका फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, तो I = क्या हो गया E की वैल्यूज हमें ज्ञात हो चुका है, तो 3.768 गुणे 10 की घात -3 भागे R की वैल्यूज, तो R का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, और 2 से इसको क्या करते हैं भाग कर देते हैं, तो जब 2 से भाग करोगे तो I = कितना होगा, 2 1 कम 2, ठीक। एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 8 16 2 चौके 8 गुणे 10 की घात -3, ठीक। तो ये हमारा किस में आ गया, एम्पियर में आ गया। तो इस तरह से हम धारा और विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो हम हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट किसी को कहीं पर आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन फिर से बता देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोगों ने इसके शॉट ले लिया होगा, चलिए चलते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। अब इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन करना है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम कैसे करेंगे वो ध्यान देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए, ठीक। तो इसमें विवर्तन प्रतिरूप बताना है। देखिए आप लोग डेरिवेशन कर लीजिए, अगर हाँ डेरिवेशन करने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादातर सॉल्व करवा देते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि इसकी थ्योरी जो है आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक, तो क्या लिखा है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए और विवर्तन कोण का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है ये बताना है, ठीक। और अथवा में दिया गया हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपको 8 नंबर क्वेश्चंस को बाद में बता करके पहले हम इसके अथवा को बता देते हैं, ठीक है ना।
तो अथवा वाला क्वेश्चंस पहले करवा देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, क्या कह रहा है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखिए। ठीक है ना, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, इसको लिखना है और इसके आधार पे हमें प्रकाश के अपवर्तन की नियमों का प्रतिपादन करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसके नियम को जान लेते हैं, क्या होते हैं इसके नियम। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो हाइगेंस ने ये परिकल्पना किया था कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगे जो होती हैं, स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम के वे सभी कण जो समान कला में कंपन करते हैं वो एक तरंगाग्र पर स्थित होते हैं और तरंगाग्र का प्रत्येक कण ईथर का कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं और इन नई तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से आपकी पहले वाली तरंगें आगे बढ़ती हैं। ठीक, और इन तरंगों में अगर हम किसी भी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोप अर्थात इसको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचते हैं तो ये पृष्ठ उस क्षण के एक नई तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो ये तो हो गई हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस के द्वारा जो है अपवर्तन की व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपके आ चुका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रश्न बना लेते हैं, ये होगा। ठीक, इस तरह से हम इसको करेंगे और याद रखिए एक तरंगिका ये हो गई आपतित प्रकाश किरण और एक तरंगिका ये हो गई। ठीक, तो अगर हम इस पे अब आपकी ये जो तरंगाग्र होते हैं ये इस पे परस्पर लंबवत होते हैं, तो जैसे ये ऐसे आपका बढ़ता आ रहा है ना, ये होगा तो यहाँ से आता है तो ये हो गया। तो अगर ये वाली तरंग यहाँ पे आपतित हो गई तो ये तरंग तो अभी कहाँ पे होगी, इस पे तरंगाग्र खींचते तो ये इस पे क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक, ये पॉइंट हमारा ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक, अब जब ये किरण परावर्तित होकर आगे बढ़ेगी तो ये ऐसे आएगी और यहाँ तो ये मान लो अपवर्तित होकर ये आ गई। ठीक, तो ये अपवर्तित होकर इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा और इस पॉइंट का नेम हमने दे दिया गया ए डैश। ठीक, अब यहाँ से जब हम तरंगाग्र खींचेंगे तो इसके पहले कुछ इस तरह से रखते हैं, इसको सही से बनाते हैं तो ये हो गया। ठीक, और इसका नाम हमने दे दिया क्या, बी डैश। ठीक, अब हमने मान लिया ये आपतित किरण हो गई और ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई। ठीक, तो हमने मान लिया इसकी जो चाल है वो कितना है, v1 है और इसकी चाल क्या हो गई, v2 हो गई। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक इसको आने में उतना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो हमें दूरी निकालनी है तो इसको इधर प्रक्षांतर कर दो तो दूरी, तो अगर हम इस स्थिति में निकालना है तो यहाँ पे हमारी दूरी हो जाएगी क्या, बी ए डैश इक्वल टू, इसको इधर प्रक्षांतर कर दो तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, टी समय। ठीक है, तो टी समय में हम निकाल रहे हैं, टी समय में ये दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया चाल। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है v2 और समय कितना लग रहा है t। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t समय लगा तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली तरफ को आने में भी t समय लग रहा है। तो अगर हम ये वाली दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a b डैश इक्वल टू कितना होगा, तो इसकी वेलोसिटी है हमारी v1 और ये हमारी वैल्यूज हो गई इनटू t। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, ये अभिलंब हो गया तो ये आपतित किरण है तो आपतन कोण आई हो जाएगा। यहाँ से भी हम डाल देते हैं अभिलंब, ये हो गया तो ये अपवर्तित किरण और ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, r। ठीक, तो अगर ये आई है तो ये वाला एंगल भी हमारा आई होगा और कैसे होगा ये मैंने आपको समझा रखा है, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। और ये एंगल कितना होता है, r। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये त्रिभुज ले लो तो इसका नाम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ए है। ठीक, तो क्या लेंगे, त्रिभुज और इसका नाम क्या हो गया, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश
आई स्क्वायर टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि क्या हो गया, बी ए डैश अपॉन कर्ण वाला क्या हो जाएगा, ए डैश हो गया। ठीक, इसके बाद हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज और इसकी वैल्यूज क्या हो गई, इसका नेम हो गया ए डैश बी डैश एम। ठीक, और यहाँ से हम क्या करते हैं, आर की वैल्यूज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन आर, और साइन आर इक्वल टू क्या होता है, लंब। तो इसकी वैल्यूज हो गई कितना, ए बी डैश और कर्ण क्या हो गया, ए डैश। ठीक, ये हो गया समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, समीकरण एक को समीकरण दो से हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन आई अपॉन नीचे हो गया साइन आर इक्वल टू, इसकी वैल्यूज ये रखेंगे तो ये हो गया बी ए डैश अपॉन ए डैश, और इसकी वैल्यूज सब यहाँ रखोगे तो क्या होगा, ए बी डैश और अपॉन ये भाग पलट के ऊपर चला जाएगा ए डैश। तो ये वाला भाग से ये वाला भाग कैंसिल, तो यहाँ बन गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, और इसकी वैल्यूज क्या हो गया, बी ए डैश का मान ये देखो निकाला गया, जिसकी वैल्यूज है कितना, v2 into t अपॉन फिर क्या है ए बी डैश, और इसकी वैल्यूज हो गई कितना, v1 into t। तो t से t क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बन गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, v2 अपॉन v1, और v2 अपॉन v1 को हम क्या लिख सकते हैं, n के बराबर। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किसके होगा, ये। ठीक, तो ये आपका होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, और ये क्या होती है, स्नेल का नियम। ठीक, तो अपवर्तन के नियम में हम लोग एक को सिद्ध करते थे, स्नेल का नियम। ठीक, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर जो है बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक ये हो गया अपवर्तन, दूसरा आपका हो जाएगा परावर्तन की व्याख्या। तो अगर समझ में आएगा तो उसको भी बता देंगे, अगर नहीं आ रहा आप लोग इसको जरूर सॉल्व करो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। तो आप लोग नोट कर लो, हम हट जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो इस तरह से डेरिवेशन वगैरह तैयार कर लीजिए। चलिए हम अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एकल झिरी प्रकाश विवर्तन प्रतिरूप को बनाना है, कैसे बनाना है वो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक, तो क्या कह रहा है, एकल झिरी प्रकाश विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए और केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए और विवर्तन कोण का अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले ये विवर्तन प्रतिरूप है। ठीक, एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप उच्चिष्ट फ्रिंजों की तीव्रता वितरण का तुलनात्मक ग्राफ होता है। तो ये कुछ इस तरह से बना होता है। ठीक है, तो ये होती है, ये आपकी फ्रिंज की चौड़ाइयाँ होती हैं, ये मिड होता है, यहाँ पे ये केंद्रीय होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये हो गई, ये प्रथम निम्निष्ठ की स्थित होती है और ये जो उठा हुआ भाग होता है ये गौण उच्चिष्ट होती है। ठीक, ये प्रथम गौण उच्चिष्ट होती है और इसी तरह इधर की वैल्यूज़ हमें पॉजिटिव मिलेंगी, इधर की वैल्यूज़ हमें नेगेटिव मिलती हैं। ठीक, तो ये होती है इसकी कंडीशंस। ठीक, तो हमें पहले तीव्रता वक्र खींचना था, तो ये हो गया, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में यही कह रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चंस में देख लीजिए क्या कह रहा है। तो विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए। ठीक, तो हमें विवर्तन प्रतिरूप बना देना है और उसके बाद फिर आगे कह रहा है, तो विवर्तन प्रतिरूप ये हो गया, इसके बाद आगे क्या करना है, फिर हमें इसकी चौड़ाई का सूत्र लिख देना है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। एकल झिरी से प्रकाश विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की किरणें झिरी के किनारों से मुड़कर एक प्रतिरूप बनाती है। इस प्रतिरूप में एक केंद्रीय उच्चिष्ट और इसके दोनों ओर कई न्यूनतम और अधिकतम होते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो होता है डी लैम्डा 2 लैम्डा डी अपॉन ए हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। डी होती है जो झिरी होती है, झिरी से जो है पर्दे की दूरी होती है, स्क्रीन इसीलिए लिखा गया। और ई क्या होती है, झिरी की चौड़ाई होती है। ठीक, तो इन सभी के बारे में लिख दिया गया है। इसके बाद आगे भी इसमें पूछा गया है, तो आगे क्या पूछ रहा है वो ध्यान दीजिए। ठीक, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो आगे पूछ रहा है आपसे
कि केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले हो गया प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है ये भी केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करती है। दूसरा झिरी हो गया, और तीसरा क्या हो गया? स्क्रीन से झिरी की दूरी। ठीक, तो ये सभी इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे केवल ये पूछा गया है कि प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अब प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, यहाँ से आपका ये हो रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो उसकी जो है चौड़ाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, झिरी की चौड़ाई हम जो है इसमें अगर बने तो व्युत्क्रमानुपाती का कंडीशन से बता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन कर देना है, एक्सप्लेन करके लिख देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे, इसमें कह रहे हैं विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान जो होता है वो 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो 90 डिग्री जो होगा वो ये इसका अधिकतम संभावित मान होता है। ठीक, तो इनकी व्याख्या करना है, ये ध्यान रखना, तो इनको बढ़िया से लिख लो और अच्छे से इनको तैयार कर लो। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है? द्रव्य तरंगे क्या होती है। सबसे पहले हमें द्रव्य तरंगों के बारे में, डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों के बारे में बताना है। फिर इसके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, इसके प्रमुख गुण क्या होते हैं उनका उल्लेख करना है। और फिर अल्फा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। ठीक, और क्यों? तो अधिकतम होती है तो क्यों होती है, इसका हमें आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना है द्रव्य तरंगों के बारे में। ठीक, कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे, ये हेडिंग डालेंगे हम। ठीक, और हेडिंग डालने के बाद इसको है ना, ये हो गई, ये हेडिंग है। ठीक, तो इतना हेडिंग डालेंगे और इसके बाद हम पढ़े जो है वो कर लेते हैं कि ये हमारी होती क्या है। ठीक, तो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील कण के साथ एक तरंगदैर्घ्य जुड़ा होता है जिसे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसका निम्नलिखित सूत्र। तो सबसे पहले हम द्रव्य तरंगों की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। ठीक, तो द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जो आपके आवेशित गतिमान कण होती हैं, ये एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, और इन तरंगों को ही क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक, तो ये होती है आपकी द्रव्य तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो अगला जो इसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। ठीक, जहाँ पे क्या होता है, कण का संवेग होता है, और लैम्डा क्या होती है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है। जहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, एच प्लांक नियतांक है, और पी क्या है? संवेग है। ठीक, तो आगे के कंडीशंस क्या कह रहे हैं उनको ध्यान देते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे हमारा कंडीशंस क्या है और क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो इनके बारे में जान लेते हैं। अब इसके हम प्रमुख गुण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख गुण क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक, प्रमुख गुण, प्रमुख गुण, ये हेडिंग हो गई। ठीक, अब इसके बारे में जानो। तो तरंगदैर्घ्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, और उधर सूत्र पे लिखा भी है, आप आराम से यहाँ पे जान सकते हो। ठीक है ना, कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है वो संवेग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, हल्के कणों के तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है। और थर्ड है, ये तरंगदैर्घ्य कण की गति और ऊर्जा पर निर्भर करती है, यानी जो द्रव्य तरंगें होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है कण की गति और ऊर्जा पे डिपेंड करती है। ठीक, अगर और उसके बारे में जानना चाहो तो और भी हम इसके जो है एग्जाम्पल्स बता देते हैं। तो एक मिनट। तो और गुण में जैसे ये हो गया, आपकी जो द्रव्य तरंगें होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है 1/m यानी मॉस के क्या होती हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः इसका मतलब ये हो गया कि हल्के कणों से संबद्ध द्रव्य तरंगों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? दीर्घ होती, बड़ी होती है। ठीक, अगला है द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वेलोसिटी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस कण का जो है वेग कम होगा
उसकी द्रव्य ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगे गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखना, जो द्रव्य तरंगे होती हैं ये जो होती हैं आवेश के गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती, अर्थात द्रव्य तरंगे आवेशित एवं अनावेशित कणों के से समान रूप में संबद्ध होती हैं। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगे जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, अर्थात ये एक प्रकार की जो है तरंगे होती हैं। ठीक, तो ये हैं इसके कुछ प्रमुख गुण। ठीक, जैसे ये हो गए, इसके बाद ये हो गए इसके कुछ प्रमुख गुण। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। तो कह रहे हैं अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। ठीक, यानी कि आपका के अल्फा और के पी और इक्वल टू के ई, इनकी गतिज ऊर्जाएँ जो है वो क्या है, समान है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है जो डेरिवेशन किए हो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/√2m/k। ठीक, तो यहाँ से हमारा संबंध क्या निकल रहा है कि हमारी जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m/k। ठीक, तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जिस भी कण का जो है द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, तो आपसे क्वेश्चंस में कहा गया ना क्यों, तो क्यों का जवाब देखिए, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि किस जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की अधिकतम होगी और क्यों, तो क्यों का जवाब आपका यहीं से मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से। ठीक, तो जहाँ m कण का द्रव्यमान है, के गतिज ऊर्जा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, ठीक है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो होगी वो सबसे अधिक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात द्रव्यमान कम होगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी, और जिसकी तरह द्रव्यमान सबसे अधिक होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, तो देखो इसमें कह क्या रहा है, पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका आंसर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ये समझते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए आपके पास आ गया है, तो क्या कहा गया है, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि के अवक्षय परत, ठीक, अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो ध्यान दो, अग्र अभिनत, तो अग्र अभिनत पी प्रकार के अर्धचालक को धनात्मक टर्मिनल से और एन टाइप के अर्धचालक को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ने पर संधि पतली परत पतली हो जाती है और विभव प्राचीर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो जब इसको हम एक पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को, ठीक है ना, पी टाइप अर्धचालक को बाय बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बाय बैटरी के ऋण सिरे से जब जोड़ते हैं तो उस संधि परत जो होती है बहुत पतली हो जाती है और इसका जो विभव प्राचीर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, क्योंकि जो आपकी बाय बैटरी होती है वो क्या करती है, इसको ख़त्म करती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पश्च अभिनत। तो पश्च अभिनत में पी प्रकार के अर्धचालक को ऋणात्मक टर्मिनल से और एन टाइप अर्धचालक को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो आपकी संधि परत जो होती है मोटी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धन सिरे की ओर और प्रोटॉन जो होते हैं ऋण सिरे की ओर, तो ये संधि से दो जाते हैं, तो इससे हमारा जो अवक्षय परत होता है उसकी मोटाई क्या होती है, लगभग मतलब मोटी हो जाती है, और इससे क्या होता है, विभव प्राचीर बढ़ जाती है। ठीक, तो इस तरह से इसकी व्याख्या करना था। अब इसके बाद आगे देखो क्या पूछ रहा है, तो आगे के क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चंस को फिर से खोलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस। तो अब इसमें क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड। ठीक, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिष्टकारी परिपथ आरेख तथा निवेशित तथा निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। ठीक, तो हमें इसका परिपथ आरेख बनाना है और साथ में इसका जो है निवेशी और निर्गत का चित्रांकन भी करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो है इसका जो है बना दिया है। तो ये आपकी हो गई क्या, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिष्टकारी के रूप में। इसमें दो डायोड होते हैं D1 और D2। ठीक, ये आपकी प्रत्यावर्ती जो है निवेशी वोल्टेज होती है, ये लौह क्रोट लगे होते हैं, ये द्वितीय कुंडली होती है, ये टर्मिनल होती है।
तो सबसे पहले आपको इसका जो है पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर क्या करने हैं, आपको लिखना है कि पी एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी चित्र के अनुसार प्रदर्शित है। तो जैसा चित्र में बना इसके बारे में जो है वो कर देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, तो इसमें हमने निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज का धारा भी बना दिया गया, जैसा कि आपके क्वेश्चंस में बताया गया था कि इसको भी बना के रखना। ठीक, अब देखिए कार्य कैसे करता है, किस तरह से ये वर्क करता है, तो इसकी हम कार्यविधि को समझ लेते हैं। ठीक, और तो ध्यान दीजिए इसकी कार्यविधि क्या होगी। ठीक, तो कुंडली कार्यविधि, तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए मध्य बिंदु यानी टर्मिनल टी के सापेक्ष धनात्मक होता है, और बी सिरा जो होता है मध्य बिंदु टी के सापेक्ष क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो इस स्थिति में संधि डायोड D1 अग्रभिनत में हो जाता है। ठीक, तो ये आपके जो फिगर बना है इसमें, तो जब आपका ये कंडीशन जो है होता है निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब सिरा है, तो ये आपका पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक, तो निगेटिव होने पर आपका जो संधि डायोड D1 है ये आपका अग्रभिनत में हो जाता है, और इसमें से होकर धारा लोड प्रतिरोध RL में यहाँ C से D की ओर प्रवाहित होने लगती है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक, और इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है, जबकि इस समय संधि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में होता है। तो ये आपका जो संधि डायोड है ये उत्क्रम अभिनत में होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, तो संधि डायोड D1 से धारा लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर बहती है, जिससे निर्गत विभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये निर्गत विभव यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक, अब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में, यानी जब ये सिरा धनात्मक, तो जब इस कंडीशन में आएंगे तो हमारा सिरा बी जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सिरा ए जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसके निगेटिव होने पर हमारा संधि डायोड D2 जो होगा वो किस में होगा, अग्रभिनत में आ जाएगा। और ठीक, तो संधि डायोड किस में आ जाएगा, अग्रभिनत में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का सिरा ए ऋणात्मक तथा सिरा बी धनात्मक होता है, तो इस समय संधि डायोड D1 उत्क्रम अभिनत में हो जाता है और इसमें धारा नहीं बहती, जबकि इस समय संधि डायोड D2 अग्र अभिनत में होता है और इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो शायद डायोड D2 से धारा लोड प्रतिरोध RL में पुनः C से D की ओर बहती है, जिससे निर्गत विभव प्राप्त होता है। तो ये देखिए यहाँ फिगर पे, ये देखो यहाँ बहा फिर ये बह रहा, यानी यहाँ पे हमारी जो धारा होती है वो कंटिन्यू फ्लो होती रहती है। ठीक, तो इस प्रकार निवेशी विभव के पूर्ण चक्र के लिए बाह्य प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा दिष्ट धारा है। अतः ये निर्गत धारा एक दिवसीय स्पंदों के रूप में होती है, जिससे समकारी फिल्टरों के द्वारा लगभग स्थायी धारा के रूप में बदला जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसके जो है क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जो है बढ़िया अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए। ठीक, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे से इसका जो है आंसर भी लिख पाएंगे और अच्छा वो करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सभी क्वेश्चनों का आंसर जवाब जो होता है वो हम सेम उसी प्रकार से देते हैं जैसा हमें देना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो में जो है वो करके ज़रूर बताइए। ठीक है ना, तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त है। कल हम सेट 4 लेके आएंगे और सेट 4 को ख़त्म करेंगे। फिर इसी तरह 5, 6, 7 और सारे सेट कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों का एक जो है ऑनलाइन टेस्ट भी ले लिया जाएगा। ठीक, तो उसके प्रक्रिया क्या होगी वो हम आपको बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग जो है अपना अच्छे से जो है उसमें जो है टेस्ट दीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय।